वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है, मैं टायर 1 जर्नल पे मेरे 5 भी पूरे होने वाले हैं ठीक अप्रैल में। ठीक मेरे 4 डिपेंडेंट हैं, 3 बच्चे और एक वाइफ मेरी, ठीक जिन्होंने मुझे सितंबर 2012 में ज्वाइन किया था ठीक और वो 2 साल के उसमें है। उनका वीजा जुलाई से पहले लगा था, लेकिन वो यहाँ पे 15 सितंबर को आए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जब मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मेरे बच्चे जो हैं वो तीनों मेरे साथ इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी वाइफ को 2 साल वेट करना पड़ेगा। आया ये सही है कि नहीं? ठीक। आप अप्लाई कब कर रहे हैं इंडेफिनिट के लिए? मैं अप्लाई क्यों कर रहा हूँ? नहीं, कब कर रहे हैं? अच्छा, कब कर रहा हूँ? ओके, ठीक मैं अप्रैल में पूरे हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड अप्रैल को इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है। उस वक्त क्योंकि पुराने लॉज के मुताबिक आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को आपके डिपेंडेंट के तौर पे वीज़ा मिला था, इसलिए जब अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप इंडेफिनिट के लिए जाएंगे। लेकिन जो एब्सोल्युटली राइट कि जो आपकी मिसेस हैं वो इंडेफिनिट अप्लाई नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उसने यहाँ पे जो प्रोविज़न पीरियड था 2 साल का वो पूरा नहीं किया। इसलिए उनको आपके स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना होगा। जब उनके 2 साल पूरे हो जाएंगे, अगर उनको पुराने लॉज के मुताबिक मिला था, तो जो आपने कहा था वो सितंबर 2012 में यहाँ पे आई थी, तो फिर मोस्ट लाइकली कि वो सितंबर में उस वक्त अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर सकेंगी। जो बच्चों की बात है, अगेन अगर आपके कोई भी डिपेंडेंट हो जो अगर यूके में पैदा ना हो, तो फिर उन सबके लिए एक कंडीशन थी कि उन्होंने 2 साल पूरे करने हैं। इसलिए आपके बच्चों ने भी 2 साल पूरे नहीं किए, आपकी मिसेज ने नहीं किए, तो आपकी अकेले की एप्लीकेशन होगी इंडेफिनिट के लिए और बाकी तमाम फैमिली आपके डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई करेंगे। और 2 साल पूरे करते हुए सबको सेटलमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भैया, मैं मांची से बोल रहा हूँ। तो मैं एक सवाल लम्बा थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात पूरी सुन लेना। बस सवाल पूछे, समझ मुझे में जाऊंगा। पूछें क्या मैं सवाल। 97 में इधर आया था शादी करके, तो एक 97 में आया था शादी करके, तो मैं बीवी से सेपरेट हो गया। तो उसी 97 में ही तो एक मेरा बेटा है, वो 19 साल का है अभी। 19 साल का। तो वो मुझे 3 साल पहले ना इमिग्रेशन वालों ने 3 साल का वीजा दिया है, तो वो फिनिश होने वाला है। तो वो मेरे बेटे की बेस पे दिया था मुझे। ठीक। तो वो अब बेटा मुझे नहीं मिल नहीं रहा, वो मिलता नहीं है वो। अब पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता। माँ ने उसको ना कुछ थोड़ा ऐसे ऐसे किया हुआ था, वो मिलता नहीं है। तो वो मैंने अभी केस मेरा खत्म होने वाला है वीजा, तो मैंने नेक्स्ट मंथ ना मैंने वीजा अप्लाई करना, और 3 साल का और वकील कहता था। तो मुझे इसका क्या करना चाहिए, कौन से पेपर लगाने चाहिए? ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। क्योंकि आप 97 में यहाँ पे आए थे, उसके बाद आपकी सेपरेशन हो गई बच्चे की बेस पे। लेकिन ये मेरा ख्याल है आपके केस में सिर्फ बच्चे का साथ साथ, क्योंकि आपने अपने लाइफ का काफ़ी सारा टाइम जो है वो यहाँ पे गुजार लिया। मुझे लगता है कि शायद आपका ये भी क्लेम हुआ कि आप वापस जाके अपने कंट्री में सेटल नहीं हो सकते, तो लिहाजा इस बेस पे भी आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाए। अब दो चीज़ें आपके केस में हैं। नंबर 1 कि आर्टिकल 8 कि आपको ह्यूमन राइट्स के बेस पे कंसिडर किया जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट आपका बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट है, उसको भी कंसिडर किया जाए। अगर बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट होगा, वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग केस होगा। अगर नहीं होता तो फिर भी आपका जो केस है वो आर्गुएबल और स्ट्रॉन्ग है कि आपने काफ़ी सारा आपकी लाइफ का जो टाइम है वो यहाँ पे गुजार लिया। अब उसके बावजूद एडिशनली आपको जो डिस्कशन नहीं मिली थी उसमें आपने कभी कोई ऐसी काम नहीं किया जो कि अगेंस्ट इमिग्रेशन रूल जो ह्यूमन राइट्स हो, उसको तमाम फुलफिल करते हुए फर्दर 3 साल की लीव आपको ग्रांट की जाए। क्योंकि 2014 है, 3 साल की ग्रांट होगी। 17 में आप दोनों तरीक़ों से ही क्वालिफाइड कर जाएंगे। एनीवे 2017 में आप क्वालिफाइड करेंगे कि आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो जाए। दो के बच्चे के साथ कांटेक्ट होना बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो स्टिल आपका जो क्लेम है कि आपने आपका लाइफ का काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे गुजारा, आप रीलोकेट करना अपने आप को या वहाँ जाके रीसेटल होना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल हम मौसल इस बात को, आपकी बात को वेट देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी सर। जी फरमाइए।
सर एक्चुअली मैं ना यहाँ पे सर स्टूडेंट वीजा पे हूँ। हम्म तो सर एक्चुअली मेरी ना जो गर्लफ्रेंड है सर वो ना अपने यूरोप से है, यूरोप फ्रॉम लतविया। हम्म हाँ तो सर मैंने ना आपसे अपना पूछना था कि अगर मैं उससे निकाह करता हूँ तो क्या उसके बाद मेरे को जो इंडेफिनिट स्टे मिल जाएगी? इज दिस कम इन अ प्रॉपर यूरोप लाइक यूरोप यूनियन? ठीक ठीक। लतविया कंट्री जो है। बिल्कुल, जो लथवीनियन फुल नहीं सर, उनकी लिथुआनिया नहीं सर, लतविया लतविया। लथविया। जी सर। शायद मुझे थोड़ा सा आपकी लथवेनिया तो मुझे बिल्कुल श्योर है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ की लिस्ट में है, लेकिन लटविया का आई एम नॉट श्योर। आप इसको चेक कर लें कि अगर तो वो यूरोपियन कंट्री की लिस्ट में है तो उसके अगर डिपेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे रहते हुए 5 साल पूरे करेंगे तो आपको सेटलमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो यूरोपियन की लिस्ट में नहीं है, आप कहते हैं कि वो आएगा तो क्या होगा, फ्यूचर का तो शायद मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो यूरोपियन की लिस्ट पे नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप बिल्कुल शादी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको सेल्फ वीज़ा चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, आपको अपना चाहिए, तो जो भी आप में से पहले सेटलमेंट अप्लाई करेगा सेट होगा, उसके बाद दूसरा बंदा उसको एज ए डिपेंडेंट सेट हो सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल साहब, दो छोटे छोटे सवाल हैं। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। एक तो ये कि मैंने ILR के लिए अप्लाई किया हुआ है 10 इयर्स की बेस पे। ठीक। और मेरी सारी एक्सटेंशन जो थी वो ड्यूरिंग टाइम थी, मतलब कि जो मेरा वीज़ा एक्सपायर होने से पहले थी। एक एक्सटेंशन ऐसी थी जिसमें वीज़ा मैंने एक्सटेंशन तो पहले अप्लाई कर दी थी वीज़ा एक्सपायर होने से, लेकिन तकरीबन 5 महीने लगे थे होम ऑफिस को रिप्लाई करने में, और इन द एंड वीज़ा ग्रांट हो गया था। और मैं इसे एक तो ये पूछना था कि उससे कोई सच मैंने कोई अपने कवर लेटर नहीं बनाया अपनी एप्लीकेशन के साथ ILR की, तो ये से पूछना था कि उसमें कोई ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट है, उसका मैंने पूछना था कि ILR डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ या FLR पहले करना पड़ेगा? वो उसने कब ज्वाइन किया था आपको? आपकी मिसेज ने कब ज्वाइन किया था आपको? दिसंबर 2009 में। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। जो आपने कहा कि वो आपने अप्लाई पहले किया, वीज़ा बाद में मिला, नॉर्मली यही होता है। आप वीज़ा अप्लाई एक्सपायर होने से 2-3 दिन पहले, 1 वीक पहले अप्लाई करते हो, लेकिन 3-4 माह के बाद वीज़ा लगता है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपको इंडेफिनिट मिल जाए। आपकी मिसेज, क्योंकि आपने 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट अप्लाई किया, क्योंकि जब भी आप ये शायद सबके लिए फ़ायदा मंद हो, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बोल देता हूँ कि जब कोई शख्स, कोई एप्लीकेंट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करता है तो वो किसी न किसी कैटेगरीज़ की तौर पे करता है। अगर आप स्पाउस हैं तो बोलते हैं 2 साल के बाद मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो टियर 1 पे, तो मैं 5 साल के बाद, टियर 2 पे 5 साल के बाद। इसी तरीके से आपने 10 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनिट अप्लाई किया। आपकी जो मिसिस हैं उसने किसी भी कैटेगरी को फिल नहीं किया, ना तो उसने यहाँ पे 10 साल गुजारे हैं और ना ही उसके साथ कोई और कैटेगरी बनती है कि जब तक आपको इंडेफिनिट नहीं मिलता कि वो डायरेक्ट इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकें। इसलिए आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन जाएगी, आपकी मिसेस की डिपेंडेंट ऑफ द इंडेफिनिट की जाएगी। अगर वीज़ा उसके पास है तो आप अपने अकेला अप्लाई कर दें, जब आपको मिल जाए आप उनका सेम डे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब उनको डिपेंडेंट का वीज़ा मिल जाएगा उसके वेरी नेक्स्ट डे बेशक वो अपनी नेशनलिटी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकती हैं, क्योंकि वो 2012 जुलाई 2012 से पहले यूके में आई थी और उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपका जो प्रोविशन पीरियड एज द डिपेंडेंट फॉर 2 ईयर्स था वो उसने पूरा कर लिया। तो बिल्कुल वो वेरी नेक्स्ट डे, वेरी आफ्टर 1 वीक आप अप्लाई करें, उनका फिर यहाँ पे सेटलमेंट मिल जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जरा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 2008 में 2007 में मेरी मिसेस यहाँ पर आई थी 5 साल का वर्क वीजा पर। उसके बाद 1 साल के बाद मैं यहाँ पर डिपेंडेंट वीजा पर यहाँ पर आया था।
ऑलरेडी हम लोग वो यहाँ शुरू से 2007 से यहाँ तक रह रहे हैं। पिछले 1 साल हम इंडिया में गए हुए थे। बाकी हम लोगों को इंडेफिनेट 2011 में दोनों को मिल चुका है। और हम हमारी दोनों बेटियों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। दोनों फिजियोथेरापिस्ट है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि वो 18 साल के ऊपर की एज के है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं कि नहीं। एक बात कि किसी ने मुझे बोला है कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट निकालो तो आप अपने रिलेटिव को यहाँ पर बुला सकते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि उसमें मुझे कुछ बेनिफिट है। आपकी बेटियों की एज क्या है? हमारी बेटी की एज एक की है 26 और एक की है 28। 28। वो सिंगल है या उनकी शादी हो चुकी है? नहीं, सिंगल है। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी हो या आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो तो आप अपने बच्चों को एज ए डिपेंडेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं। बच्चों को और अपने स्पाउस को, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों की एज, आपने कहा कि वो जो एज है वो डिपेंडेंट की होनी चाहिए जो कि 18 साल से कम है। लेकिन अगर आपके केस में ये हो कि अगर आप आए पक्ष अपने कंट्री से इकट्ठे हो या उनकी थोड़ी सी बड़ी हो तो शायद आप थोड़ा जो आपका क्लेम है वो अंडरस्टैंड हो सकता है कि आप वो अभी भी आप पे डिपेंडेंट हैं, आप पे रिलाई करती हैं फिजिकली, फाइनेंशली, तो उनको शायद कंसिडर होता। लेकिन आपके केस में अनफॉर्चुनेटली कि आप पिछले 3-4 साल से जो बोला यहाँ पे हैं, फिर आपको यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा मिल गया और ऑन टॉप ऑफ दैट जो आपके दोनों बच्चियाँ हैं उनकी एज इतनी बड़ी हो गई है 18 साल से कि वो 26 और 28, उन्हें 8-10 साल आपके अपने जो एज ए अडल्ट एज के एज ए इंडिपेंडेंट गुजार लिए तो होम ऑफिस को लगेगा कि शायद वो आपकी फर्दर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए अगर कोई आपकी कोई और रीज़न समझते हैं कि बिल्कुल वो आप पे डिपेंड करती हैं, आप फाइनेंशियली, फिजिकली आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, आप उनके तमाम फ्यूचर के किसी भी जो डिसीजंस के आपके आप ऑल इन ऑल हैं, तो शायद, लेकिन मेरी जो असेसमेंट है इसमें शायद ये थोड़ा सा वीक केस होगा, क्योंकि अगर 18 साल से जो बच्चे अबव हो जाएं और फिर उन्हें अपना 8-10 साल अपने एज ए इंडिपेंडेंट गुजार लिए हों तो फिर मेरा ख्याल एज ए ये क्लेम करना कि वो स्टिल आप पे डिपेंडेंट हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरी आपको एडवाइस है किसी सोलिसिटर से मिलें, डिस्कस करें सारी चीज़ें ताकि आपको फ्यूचर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मुझे आपसे पूछना था, मेरे हस्बैंड 2001 में आए थे ठीक लंदन में, लेकिन इलीगल तरीके से। ठीक। और मैं 2003 में आई थी इंडिया से विजिट वीजे पे। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस्लामिक वेडिंग की और उसके बाद 2006 में हमारी बेबी हो गया। अभी 7 ईयर पे हमने उनको एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने फीस काट ली, फिंगरप्रिंट्स ले लिया उन्होंने, मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिजेक्शन भी भेज दी और राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। ठीक। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर हम अभी राइट ऑफ अपील करते हैं तो उसके क्या आगे कुछ चांसेस हैं? वो कहते हैं, उन्होंने रिफ्यूजल का कारण बताया, एक तो आपके हस्बैंड इलीगल आए थे इस कंट्री में, और दूसरा आपने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया कि आप इंडिया में जाके अपने बच्चे को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो आप इंडिया में जाके अपने बेबी को लुक आफ्टर करो, वहाँ पर भी अच्छी एजुकेशन है। रिफ्यूजल में ये 2 आंसर ही दिए उन्होंने। बच्चा यहाँ पैदा हुआ था आपका? जी लंदन में। ओके मैडम, सबसे पहले तो मेरी आपको एडवाइस है कि बिल्कुल इस केस को चैलेंज करें। लॉ ये कहता है कि अगर आपने 7 इयर्स बच्चों के साथ जहाँ पे गुजार लिए, अगर बच्चा जहाँ पैदा हुआ तो वो 7 साल का हो गया, या आपने अपने कंट्री में बेबी था साथ लेके आई तो उसने 7 साल जहाँ पे गुजार लिए, उसकी 18 साल से कम एज है, तो आप यहाँ पे अंडर द न्यू लॉ आप अपनी फर्दर लीव के लिए यहाँ से एक्सटेंशन अप्लाई कर सकती हैं। आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ कर दिया, राइट अपील नहीं दिया, बिल्कुल आप इसको चैलेंज करें। हाई कोर्ट में इसका लेटर बिफोर एक्शन होगा। सबसे पहले इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल बोलते हैं। उसके बाद आप इसका हाई कोर्ट में JR करके ट्राइब्यूनल में आप इसको जुडिशियल रिव्यू के तौर पे जाके
दो रीज़न के साथ। फर्स्ट कि आप हमारे केस को कंसिडर करें और हमें वीज़ा दें, अगर वीज़ा नहीं देना तो कम से कम सेकंड ऑप्शन के हमें राइट ऑफ अपील दें, बिल्कुल होम ऑफिस आपके केस को कंसिडर करेगा। बहुत सारे केसेस में ये देखने में आ रहा है अगर उनको वीज़ा नहीं मिल रहा तो कोर्ट में जाके उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल रहा है। मेरी आपको एडवाइस है कि आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और आपका आर्गुएबल केस है, इसको फाइट करें ताकि आपको या तो वो वीज़ा दें या फिर आपको राइट ऑफ अपील दें, ताकि आप कोर्ट में जाके अपने इस तमाम केस को प्रॉपर्ली फाइट कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा भाई मैं अब मेरा सिर्फ केस है कि मैं 2009 में आया था अपनी अम्मी जी के साथ पाकिस्तान से। ठीक। तो ये है कि मैं जब आया तो मेरी अम्मी भी रहे मेरे साथ। सालम का केस उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पाकिस्तान वापस चले गए हैं, तो मैं नहीं गया वापस पाकिस्तान। तो फिर मैंने अल्लाह से अपना केस सालम का डाला है। तो उसके बाद यह कोई खास जवाब नहीं आया, लेकिन जब मैं पहले मेरे साथ अम्मी थे उस टाइम मेरे पास उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस नंबर वगैरह भी दिया था, और उसके क्या बात है एक और आईडी वो मस्ट देते हैं। मतलब अब आपका सवाल क्या है भाई? ये मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं कि आप इसके मेरे केस के बारे में कुछ हो सकता है? केस आपका पेंडिंग है, साइलम का आपकी एज क्या है? केस फैमिली बुनियाद पर है सालम का। ठीक। आपकी कॉल का शुक्रिया भाई। मुझे लगता है कि शायद आप ने केस डाला फैमिली के साथ, लेकिन फैमिली सारी वापस चले गई, आप यहाँ पे हैं, अब आपके केस का पूछ रहे हैं क्या हो रहा है या क्या चांसेस हैं। अगेन केस डाल दिया, चांसेस पे तो मैं शायद कभी कमेंट्स नहीं करता कि कितने परसेंट हैं, क्योंकि मेरे बताने से तो कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। अगेन केस डाल दिया है, अपने सोलिसिटर से कांटेक्ट में रहें, उसे डिस्कस करें, अगर उसने बता दिया ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आप क्लेम करते हैं असाइलम, आप उसके पास दो ही तरीके हैं। असाइलम क्लेम किया, केस पेंडिंग है, आप उसको चेज अप करें। अगर आपसे वो कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसका प्रूफ दें कि आपने यहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर कुछ आपको लगता है कि आपने 2, 3 साल 4 साल हो गए केस डाला हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उसके, लेकिन उस दौरान आपकी कोई फर्दर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से कुछ अचीव कर लिया हो, या आपने यहाँ पे कुछ सक्सीड किया हो, या आप समझते कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो उनको लगाने से आपका केस स्ट्रांग हो सकता है, या आपके होम कंट्री में कुछ ऐसा हैपन हो गया जो कि आपके केस को सपोर्ट कर सकता है, तो वो तमाम चीज़ें आप अपने सोर्स से डिस्कस करें और उसको बताएंगे प्लीज़ एज ए फर्दर सबमिशन के तौर पे मेरे केस में आप सबमिट कर दें। ये दो ही तरीके हैं, या फिर लास्टली कि आप वेट करें क्या हम उसका डिसीजन देते हैं, उसके बाद आप अपना एक्शन लेना। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन किया था, वो मैंने आपको बताया था कि मैं टायर 1 जर्नल पे हूँ और मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। तो आया मेरी बीवी बच्चे जिन्होंने मुझे सितंबर 2012 में ज्वाइन किया था वो अप्लाई कर सकते, तो आपने कहा कि नहीं दोनों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे टायर जर्नल का पेज देखें तो उसमें सेटलमेंट एप्लीकेशन के लिए डिपेंडेंट के 2 कैटेगरी, एक आपका पार्टनर है और एक चिल्ड्रन है। जो पार्टनर है उसमें उन्होंने पहली कंडीशन ये लिखी हुई है कि यू एंड दे हैव बीन लिविंग टुगेदर। सॉरी मैं समझ गया। ओके, शायद चिल्ड्रन के लिए कुछ नहीं लिखा। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए अगेन जो फिर मेरा जो आपको एडवाइस करने का या अगेन ये होगा कि जब एप्लीकेशन करने से पहले फिर भी सोलिसिटर को लाजमी मिल लें, आपका जो भी आपको जिस इलाके में आप रह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 कैटेगरीज, अगर आपका स्पाउस या आपके बच्चे अब्रॉड में पैदा होते हैं, वो डिपेंडेंट आते हैं, तो उनको जो डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होती है। लेकिन सेकंड, अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी मिसेज एज ए डिपेंडेंट आपकी आई हैं और इन कंट्री आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो स्टेटवे वो क्वालिफाइड करते हैं कि उनको स्टेटवे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हुए वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। बेशक आपको सिर्फ इंडेफिनिट मिले, वो आपके इंडेफिनिट के बाद आपकी नेशनलिटी से पहले नेशनल क्वालिफाइड हो जाएंगे, दो के आप यहाँ पे मेन एप्लीकेंट हैं। लेकिन लॉ इसमें ये कहता है कि अगर वो डिपेंडेंट फ़ौरन पैदा हुए यहाँ पे आए तो डिपेंडेंट को भी वो डिपेंडेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
वो पूरा करना होगी। लेकिन जो आप कोट कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट, आई ब्लाइज कि आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरी आपको एडवाइस है केस करने से पहले किसी सोल्यूशन को मिल लें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई, मेरा एक सवाल था। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। ठीक। और मैंने FLRO डाली थी अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक। 1 साल बाद मेरी FLRO रिजेक्ट हो गई कि आप वापस जा सकते हैं, आप और आपकी वाइफ वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं, वो रह सकते हैं वहाँ पे। ठीक। तो फिर हमने जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला और बड़ी होप से डाला था कि जुडिशियल रिव्यू में कोई पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो होम ऑफिस ने फैसला किया है वो सही किया है, क्योंकि आपकी वाइफ ने जब आपसे शादी की थी तो उसको पता था कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। ठीक। अब मैंने ओरल हियरिंग के लिए एप्लीकेशन डाली है और मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि मतलब इसका भी क्या आंसर आएगा। आपके मिसेज जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं और आपके पास वीज़ा नहीं है? हाँ जी। आपकी शादी कहाँ पे हुई थी? मेरी UK में ही हुई थी शादी, रजिस्टर्ड है। ठीक ठीक। 10 साल गुजार लिए। होम ऑफिस इस तरह के केसेस में कंसिडर करता है, अगर हाई कोर्ट में कम से कम अगर आप जाते हैं तो वहाँ से जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा होती हैं। वो फिर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए सम टाइम डिस्कशन तौर पे आपको कोई ना कोई रिलीफ देते हैं। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट के जज या अपर ट्राइब्यूनल की जो आजकल जुडिशल रिव्यू अपर ट्राइब्यूनल से कंसिडर हो रहा है, अगर वहाँ से भी उन्होंने रिलीफ नहीं दिया और उन्होंने रिटेन किया है होम ऑफिस के ओरिजिनल जो डिसीजन था, औरल हेयरिंग पे जाएंगे। अगेन जो आपने क्लेम किया था जुडिशल रिव्यू में उसी को फर्दर आप डिटेल्स, आप उसकी तमाम स्केलेटन और डिटेल्स पहले भेजेंगे। उसके बाद आपका वहाँ पे केस होगा, जज के सामने जाके जो आपके बैरिस्टर्स होंगे या आपकी जो काउंसिल होगा वो जाके एक्सप्लेन करेगा कि क्यों आपके केस को इन कंट्री कंसिडर किया जाए। इसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल या इंडेफिनिट होल्डर के डिपेंडेंट के अप्लाई करता है तो उसके पास ये पहली बात है कि उसके पास स्विचेबल कैटेगरी वीज़ा होना चाहिए। मैं ये इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि वैलिड लीव होनी चाहिए। वैलिड लीव तो जो विजिटर आता है उसके पास भी वैलिड लीव होती है, लेकिन वैलिड लीव जो विजिटर आता है वो शादी करने के बाद वीज़ा होने के बावजूद यहाँ से इन कंट्री स्विच नहीं कर सकता। इसलिए उस कैटेगरी में जिसमें वीज़ा हो और वो स्विचेबल हो फिर आप इन कंट्री एप्लीकेशन कर सकते हैं, वरना आपको अपने होम कंट्री से एंट्री के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी फैमिली के जो आपका सर्कमस्टांसेस है इसमें किसी के बच्चे हों तो फिर होम ऑफिस या हाई कोर्ट या अपर ट्राइब्यूनल या जज इस बात को कहते हैं कि आपके दो के लॉ ये कहता है, लेकिन ये अनरीजनेबल है कि आप जाके एंट्री से करें, आपके बच्चे इफेक्ट होंगे, फैमिली इफेक्ट होगी। तो बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करते हुए वो आपको इन कंट्री ग्रांट कर देते हैं। लेकिन आपके केस में शायद ये फैक्ट नहीं है। वेल सी आपको ने अपने बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, वो कोर्ट में जाएंगे, वहाँ जाके एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी रीज़न है कि आप वापस जाके वीज़ा नहीं ले सकते। लेकिन जो आपने इसका सेकंड पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके मिसेज को बोला कि जाके वापस वहाँ सेटल हो जाएं। लेकिन अगर आप अपने आप को अकेले जाके वहाँ से इंटरव्यू सप्लाई करते हैं तो बिल्कुल तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, आपको वीज़ा बिल्कुल मिल जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस की भी नज़र आ रहा है। अगर किसी को कोई डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल या प्राइवेट एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ईमेल के ज़रिए आपको रिप्लाई कर सकूँ। नाज़रीन, आज का मेरा और आपका साथ यहाँ तक ख़त्म हुआ। जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।